नजदीक लाऊंगा ताकि स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ऑक्सीडेशन करेगा क्या, ऑक्सीलेशंस करेगा या नहीं करेगा, तो क्या वो एसएचएम मोशन ही होगा या टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, उसका मैक्सिमम। हम पढ़ने जा रहे हैं टू बॉडी ऑक्सीलेटर्स के बारे में। ये क्या सिस्टम है कि जैसे आप देख पा रहे हो कि दो ब्लॉक है और ये क्या है, एक फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे रखे हुए हैं एंड द बोथ ब्लॉक्स आर अटैच्ड बाय ए स्प्रिंग ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है इसको अगर मैं कंप्लीटली एक सिस्टम मान लेता हूं, ठीक है, इट इज ए कंप्लीट सिस्टम, मतलब स्प्रिंग जो कि मासलेस है और ये जो मास m1 और m2 है, ये दोनों मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। मैं ये जूम करता हूं, दे आर द पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सिस्टम। तो इस पे अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहा है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्सेस इज एब्सेंट हियर। ऑल्दो वर्टिकल डायरेक्शंस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस वगैरह एक्ट कर रहे होंगे। तो इस सिस्टम को क्या करना है, हमें इसको डिस्टर्ब करना है और फिर छोड़ना है एंड हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो मोशन होगा डिस्टर्ब करने के बाद, मतलब दो ब्लॉक कनेक्टेड विथ स्प्रिंग एंड वी आर गोइंग टू डिस्टर्ब इट। जब मैं कह रहा हूं कि मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं तो या तो मैं क्या करूंगा, दोनों ब्लॉक को आप नजदीक लाऊंगा ताकि स्प्रिंग कंप्रेस होगा एंड देन वी रिलीज इट। जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये ब्लॉक किस तरह का मोशन करेगा, क्या ऑक्सीलेशंस करेगा या नहीं करेगा, और अगर ऑक्सीलेशंस करेगा तो क्या वो एसएचएम मोशन ही होगा या नहीं होगा। ठीक है, और अगर एसएचएम मोशन होगा तो फिर मैं ये निकालूंगा कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, उसका मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, ठीक है, और इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होगा। ठीक है, तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस डिस्कशंस का। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जैसे ये ब्लॉक है m1 एंड m2, ठीक है, ये अभी तो फिलहाल आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ की अवस्था में है। तो स्प्रिंग का जो लेंथ है, ठीक है, नहीं एल जो क्या है, एल अब मैं मानता हूँ कैपिटल एल, दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। क्या है कैपिटल एल, द कैपिटल एल इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, एल क्या है, तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। अब मैंने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया, तो मैं डिस्टर्बेंस के तौर पे मेरा जो कन्वीनियंस है मैं उसको स्ट्रेच कर लेता हूं, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स को मैंने इधर की ओर डिस्प्लेस किया। जब ये दोनों ब्लॉक इधर की ओर डिस्प्लेस हुए तो स्प्रिंग क्या हुआ, फाइनली स्ट्रेच हुआ। ठीक है, वी कैन से दैट द स्प्रिंग इज बीइंग स्ट्रेच्ड। जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हुआ तो मैं ये जूम करता हूं कि इसकी वजह से जो मैंने इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड हुआ वो सपोज करो क्या है, एल नोड है। एल नोड क्या है, इलोंगेशन produced due to displacement। ठीक है, किसका डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट। मतलब ब्लॉक को जब मैंने यहां और यहां डिस्प्लेस किया तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एल नोड अमाउंट ऑफ इलोंगेशंस इस स्प्रिंग में हुआ। मतलब अभी अगर आप लेंथ देखोगे इट विल बी एल प्लस एल नोड। ठीक है, ये चीजें बिल्कुल सिंपल है। एक चीज मुझे यहां समझने की है कि जब मैंने इसे स्ट्रेच किया, ब्लॉक को जब मैंने डिस्प्लेस किया और जब मैं छोड़ रहा हूं, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन वी आर रिलीजिंग द ब्लॉक आर एट रेस्ट। मतलब इनकी भी जो स्पीड है वो जीरो है और इनिशियल स्पीड यहाँ पे जीरो है, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो आपको पता है कि स्प्रिंग के पास अपने नेचुरल लेंथ को अचीव करने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ ये जो स्प्रिंग खिंची हुई है तो ऑफ कोर्स दीज एंड ऑफ द स्प्रिंग्स आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, सपोज करो ये F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये F2 फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इस ब्लॉक पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इन फोर्सेस की इन्फ्लुएंस की वजह से इन ब्लॉक्स के पास क्या आएगा, मोमेंटम गेन होगा। दे आर एक्चुअली ट्राइज टू गेन द मोमेंटम बिकॉज ऑफ द फोर्स बीइंग अप्लाइड बाय द स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इसकी वजह से इसको मोमेंटम गेन होगा। तो जब खिंची हुई थी, मैंने रेस्ट से छोड़ा, स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये दोनों ब्लॉक के पास क्या वेलोसिटी गेन होगा क्योंकि इस पे स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब
ये एक्ट करेगा। तो जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ की अवस्था को अचीव कर लेगा, जब ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ब्लॉक इधर की ओर मूव करेगा एंड देयर विल बी ए स्टेट व्हेन द स्प्रिंग अगेन क्या होगा, रिचेस बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, और इस स्टेट में आने के बाद ब्लॉक जो दोनों हैं, इन दोनों के पास अब वेलोसिटी आ चुकी है। ठीक है, मोशन की वजह से इन दोनों ब्लॉक के पास अब वेलोसिटी आ चुकी है। इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की है और इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की है। ऑल्दो द स्प्रिंग इज एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम नॉट अप्लाइंग एनी फोर्सेस ऑन बोथ द ब्लॉक, क्योंकि क्या है, स्प्रिंग तो अब नेचुरल लेंथ में आ गया, लेकिन इन्होंने जो मोमेंटम गेन किया, इसकी वजह से ये क्या होगा, ये फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, और जब ये फर्दर मूव करेंगे तो स्प्रिंग क्या होगा, का कंप्रेशन स्टार्ट होगा। और जब स्प्रिंग का कंप्रेशन स्टार्ट होगा, तो जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगा, इट ग्रेजुअली अप्लाइज फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। सो धीरे धीरे क्या होगा, इन दोनों की वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी एंड देयर विल बी अ मोमेंट when both the block will be having zero velocity, and at that moment of time the spring will be having the maximum compression। और इस compression की वजह से spring फिर इधर की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है, और इस फोर्स की वजह से फिर ब्लॉक क्या होगा, तो अब इधर की ओर ऐसे मूव करेंगे। तो अल्टीमेटली अब क्या देख रहे हो कि ब्लॉक इज डूइंग, बोथ द ब्लॉक्स आर डूइंग टू एंड फ्रो मोशंस। ठीक है, दोनों ब्लॉक कैसे मोशंस कर रहे हैं, आगे पीछे ये टू एंड फ्रो मोशंस कर रहे हैं। तो वी कैन से बाय दिस एनालिसिस दैट बोथ द ब्लॉक विल डू ऑक्सीलेशन। बट ऑक्सीलेशन तो मैंने प्रूफ कर लिया कि टाइप ऑफ मोशन क्या हो गया, ऑक्सीलेशन हो गया। ठीक है, टाइप ऑफ मोशन क्या हो गया बच्चे, ऑक्सीलेशन हो गया। बट कैन यू से दैट दिस मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? अब इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए यू हैव टू डिराइव द रिलेशंस बिटवीन द रिस्टोरिंग फोर्स F1 एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक, एंड दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ। तो अब क्या है कि ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ब्लॉक है, मैं इसको मानता हूं कि मान लो कि ये O1 है, ये O2 पोजीशंस पे, ये क्या है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो अगर देखा जाए, मैं अगर इसको ऐसे लूं, तो मैंने ब्लॉक को क्या किया है, ब्लॉक को मैंने यहाँ x1 डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है, x1 लेंथ मैंने यहाँ से यहाँ इस पोजीशन से मैंने ब्लॉक को यहाँ x1 लेंथ डिस्प्लेस किया है। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशंस मानता हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैंने इस ब्लॉक M2 को यहाँ से यहाँ x2 लेंथ डिस्प्लेस किया है। ठीक है, x1 and x2 आर द लेंथ थ्रू विच वी हैव इलोंगेटेड, we have displaced the block M1 and M2। ठीक है, ये क्या है, x1 and x2 are the displacement of the block M1 and M2 from the equilibrium positions and then we have released it। ठीक है, तब हम लोगों ने छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक रिलेशन अब स्टेब्लिश हो रहा है कि जो ये x1 है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक M1 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन प्लस x2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशंस O2, इनका दोनों ब्लॉक का अपना अपना रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम पोजीशन है एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो L नोड। ठीक है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि L नोड वाज द टोटल अमाउंट ऑफ इलोंगेशन दैट इंड्यूस्ड इन द स्प्रिंग व्हेन बोथ द ब्लॉक हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशंस बाय द रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट x1 एंड x2। दैट्स व्हाई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू L नोड हो गया। अब एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को मैंने बहुत डिटेल्स में अपने पिछले एक प्लेलिस्ट ही बना रखा है, मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको जाकर के देखें। सेंटर ऑफ मास इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू गो थ्रू। काफी ज्यादा सवाल IIT JEE और नीट में उससे पूछे जाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को हम यहाँ समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो जब ब्लॉक नॉर्मल अवस्था में थी, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में था, उस समय भी दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी स्पीड 0 थी। जब मैंने इसको स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने के बाद जब मैंने छोड़ा, उस समय भी ब्लॉक की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। ब्लॉक ने वेलोसिटी एक्वायर करना स्टार्ट किया द मोमेंट वी रिलीज इट, बट व्हेन वी आर होल्डिंग द टू ब्लॉक, बोथ द ब्लॉक आर एट रेस्ट। तो क्या है कि इस सिचुएशंस में
या इस सिचुएशंस में जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, उसका मोशन क्या होगा। तो सबसे पहले ये बात बताओ कि अगर मैं सिस्टम जो है मैंने क्या किया है, मैंने सिस्टम एज्यूम किया किसको, M1 प्लस M2 प्लस स्प्रिंग, ठीक है, ये तीनों मिलके मेरे सिस्टम का निर्माण कर रहा है। दे आर द कंप्लीट सिस्टम्स वी आर हैविंग हियर। ऑफ कोर्स द स्प्रिंग इज मासलेस बट दे आर द कंप्लीट सिस्टम। अब मैं इस सिस्टम के हॉरिजेंटल डायरेक्शन के मोशंस को स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस सिस्टम पे क्या कोई फोर्सेस लग रहे हैं एक्सटर्नली, मैं क्या बोला हूं, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम क्या है। जब मैंने इन तीनों का एक सिस्टम ले लिया, इट इज माय कंप्लीट सिस्टम, तो जो भी स्प्रिंग के फोर्सेस हैं वो तो इंटरनल फोर्सेस हो गए, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं रहे। तो मैं कह सकता हूं कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि मेरा मोशन जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो सिर्फ सिस्टम का हॉरिजेंटल डायरेक्शंस के मोशंस को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। मैं कह सकता हूं कि हमारे सिस्टम पे नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। कोई भी कंफ्यूजन होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे बच्चे। हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में हमारे इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। मैं ये नहीं कह रहा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये तो स्प्रिंग फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग फोर्स तो हमारे सिस्टम का हिस्सा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा है, तो मैंने सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में आपको समझाया हुआ है कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम m, टोटल मास में क्या क्या आ जाएगा, मास ऑफ द ब्लॉक, बूथ ब्लॉक, एंड मास ऑफ द स्प्रिंग। हियर द मास ऑफ द स्प्रिंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है। तो मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू F एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। ये मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूं तो मैं सिंपली सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से डिराइव्ड जो रिजल्ट है जिसका मैं इस्तेमाल यहां करने वाला हूं, मैं सीधे लिख देता हूं उसको यहां पे, बट मैं चाहता हूं कि एक बार एक ओवरव्यू सेंटर ऑफ मास की भी हो जाए आपको। तो m into ACM is equal to F external. F external is the external force acting on the system. अब देखो तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ एक्ट नहीं कर रहा है, हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्सेस जो सरफेस अप्लाई कर रहा होगा वो कर रहा है, लेकिन दिस इज नॉट आवर कंसिडरेशन हेयर। हम लोग केवल हॉरिजेंटल डायरेक्शंस के मोशंस की बात कर रहे हैं। तो अब यहां से जो इस रिजल्ट से देखो, चूंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या काम कर रहे हैं, जीरो काम कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि m इंटू ACM इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो में कह रहा हूं इस सिस्टम का, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगी। तो जब ये ब्लॉक सिंपली इक्विलिब्रियम में था तो भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो थी वही वेलोसिटी तब होगी जब मैं इसको स्ट्रेच करके छोड़ूंगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं बदलने वाली है। अब ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जब मैंने उसको रेस्ट से छोड़ा, बोथ द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट एंड इट, जब सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा होगा कि जो आप निकालते हो सेंटर ऑफ मास, क्या निकालते हो, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हो तो क्या लिखते हो, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली वेलोसिटी निकालते हो तो डिफरेंशिएट करते हो, तो m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 बाई m1 प्लस m2। चूंकि दोनों ब्लॉक ही हमारे रेस्ट से रिलीज हुए हैं तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, जीरो है। मतलब कि जब मैंने ब्लॉक को स्ट्रेच करके रखा हुआ था या जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम अवस्था में थी, ठीक है, दोनों मोमेंट्स पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमारी क्या थी, जीरो थी। इट सजेस्ट दैट सेंटर ऑफ मास वाज एट रेस्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कांस्टेंट होगा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी ही सेंटर ऑफ मास का जीरो है तो क्या होगा, छोड़ने के बाद भी मोशन तो बदल कर रहे होंगे वो ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक मोशन जरूर कर रहे होंगे, लेकिन जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो जहां है
वही रह रहा होगा, सेंटर ऑफ मास मोशन नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये चीजें यहां से एस्टेब्लिश हो गई। तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन्स एट रेस्ट इवन दाउ द ब्लॉक्स स्टार्ट मूविंग। ठीक है, वो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पे अस्थिर होगा। तो अब बात आ गई सेंटर ऑफ मास पे, इस सिस्टम का कहीं ना कहीं इस बीच में सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास आपका क्या होगा, जब छोड़ने से पहले या छोड़ने के बाद भी सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशंस पे होगा। ये चीजें हमने एस्टेब्लिश कर दी। तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन्स लाइंग एट द सेम स्पॉट। ठीक है, इस दोनों ब्लॉक के बीच में ही कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो अब जरा देखो कि मैंने जब ये चीज कर लिया, तो अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का इक्वेशंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूं, अभी फिलहाल तो मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो इक्वेशन कहता है कि डेल एक्स, जैसे आपने निकाला था, डेल एक्स इज इक्वल टू m1 इंटू डेल x1 प्लस m2 इंटू डेल x2 बाई m1 प्लस m2, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये होता है। अब जरा ये बताओ बच्चे कि जो डेल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी जीरो है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो हमारा फिक्स्ड है, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे थे। सेंटर ऑफ मास में बार बार कह रहा हूं कि इट रिमेन्स फिक्स्ड व्हेन वी रिलीज इट और व्हेन द ब्लॉक्स आर इन द मोशन। तो सेंटर ऑफ मास हमारा फिक्स है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ऑब्वियस बात है कि मोशन के दौरान भी जो है सो क्या होगा, अगर मैंने जीरो ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इंडिविजुअल ब्लॉक का तो मैंने डिस्प्लेस किया ना, इस ब्लॉक को मैंने x1 लेंथ यहां से डिस्प्लेस किया, इस ब्लॉक को मैंने इक्विलिब्रियम से x2 लेंथ डिस्प्लेस किया, तभी तो आपका इलोंगेशन आया एल नॉट। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो बट द ब्लॉक आर बीइंग डिस्प्लेस। तो m1, और ये देखोगे जरा सा, x1 इस डायरेक्शन में है, x2 इस डायरेक्शन में है, so both will be the opposite. So m1 into x1 minus m2 into x2, and that's why you can say कि m1 x1 is equal to m2 x2. This is a very important result which we will be going to use here in this lecture. ठीक है, to derive कि भैया ये SHM है कि नहीं है। तो मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, m1 x1 is equal to m2 x2, और ये जो रिजल्ट x1 क्या है, x1 और x2 क्या है, the displacement of these two blocks from their equilibrium positions to the disturbed position। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही एक तरह से कह सकते हो x1 या x2 को। अगर ऐसे तो आपको SHM के एनालिसिस के लिए हम एक पर्टिकुलर टाइम पे मतलब कंसीडर करते हैं मोशन को जो है सो, तो मैंने अभी इसी टाइम पे कंसीडर किया हुआ है। तो x1 एंड x2 से एक रिलेशंस आ गया। तो ये रिलेशंस कहां से डिराइव हुआ है, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास से हम लोगों ने ये रिलेशंस डिराइव कर लिया। कई लोग इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, द पर्पस हियर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे ये इक्वेशंस यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, आखिर क्या वजह है इसके पीछे। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गया, एंड वी हैव एन अनदर इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, मतलब x1 प्लस x2, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास है, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल इलोंगेशन एल नॉट। ठीक है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। अब जरा एक चीज बताओगे मुझे कि इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, तो दिस फोर्स F1, व्हाट विल बी दिस फोर्स F1? आपको पता है कि ये स्प्रिंग एल नॉट लेंथ से इलोंगेटेड है, तो कहीं ना कहीं अगर आप F1 के बारे में लिखो, आप लिख सकते हो कि दिस F1 इज इक्वल टू व्हाट, के इंटू टोटल इलोंगेशन एल नॉट, या माइनस के यहां से आप लिख सकते हो। तो फोर्स जो है वो k टाइम्स ऑफ एल नॉट है। ठीक है, k टाइम्स ऑफ एल नॉट आप लिख सकते हो। तो आप कहीं ना कहीं देखो तो फोर्स आपको क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल, माइनस ऑफ के एल नॉट ही लिख लो। फोर्स आपको डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है, लेकिन क्या ये फोर्स जो कि ब्लॉक m1 पे लग रहा है, क्या ये ब्लॉक m1 के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है? अभी आप नहीं कह सकते, यहां तो एल नॉट लिखा हुआ, टोटल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग के प्रोपोर्शनल है, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द x1। अगर x1 के प्रोपोर्शनल होता ये फोर्स, तो आप तो इमीडिएटली कह डालते कि भाई ये ब्लॉक SHM करेगा, क्योंकि इस पे जो आपका फोर्स लग रहा है वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ SHM को सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्सेस अगर ये
x के प्रोपोर्शनल होता है, x1 के प्रोपोर्शनल होता है। अभी तो फिलहाल ये टोटल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग L नोट के प्रोपोर्शनल है। तो कहीं ना कहीं में इस L नोट की वैल्यू x1 के टर्म्स में हमें आती है कि नहीं वो निकालना है। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। मैं इन दोनों का यूज करता हूं। तो देखो जरा सा यहां से x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x2 फ्रॉम दिस इक्वेशन, किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से मैं निकाल रहा हूं, x2 इज इक्वल टू व्हाट, m1 बाई m2 इंटू यहां से x1। अब इस x2 की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, व्हाट विल बी x1 प्लस m1 बाई m2 टू x1 इज इक्वल टू L नोट। तो कहीं ना कहीं मैं लिख से यहां से x1 कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकता हूं, m2 प्लस m1 बाई m2 इज इक्वल टू L नोट। तो अब इस ये जो L नोट की वैल्यू आ गई x1 के टर्म में, मैं इसको अपने इस फोर्स इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर डालता हूं। तो जब मेरे पास फोर्स इक्वेशंस कितना आ गया, फोर्स इक्वेशंस आ गया F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ K, ठीक है, माइनस ऑफ K, और यहां से क्या आ गया M2 प्लस M1 बाई M2, ठीक है, और यहां क्या आ गया x1 है तो इंटू x1, ये आ गया कैची। दिस इज F1 इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास M1 एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ x1, ठीक है। ये तो आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये अगर आप यहां से एक्सेलरेशन निकालो तो A1 की जो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, दिस इज व्हाट, माइनस K इंटू M2 प्लस M1 बाई M1 M2 into x1. So this relation is basically acceleration। अगर आप इसको ऐसे करो, a is equal to माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू x, इससे अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो आप ये कह सकते हो नाउ द ब्लॉक M1 is executing the simple harmonic motions, क्योंकि इस पे जो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है it is satisfying the standard equations of SHM. So now we can say कि the block M1 is doing simple harmonic motion, ठीक है। तो अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM से आप ये निकाल सकते हो कि ओमेगा की क्या वैल्यू होगी। दिस वाज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डिराइव फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो यहां से देखो तो ओमेगा की क्या वैल्यू होगी, मैंने यहां कंप्यूट करो तो ओमेगा, दिस ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसको क्या यहां से ओमेगा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के इंटू यहां से M2 प्लस M1 बाई M1 M2। तो कहीं ना कहीं इसको मैं लिख सकता हूं रूट अंडर K बाई M1 M2 बाई M1 प्लस M2। सो दिस M1 इंटू M2, मतलब मैं इसको म्यू मानता हूं M1 इंटू M2 बाई M1 प्लस M2, दिस इज द रिड्यूस्ड मास। तो मैं कहीं के लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर K बाई म्यू एंड टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर क्या चीज, म्यू बाई K, ठीक है। अब जरा ये चीज बताओ कि क्या ये जो सेम डेरिवेशंस हैं, अगर सिमेट्रिसिटी से देखो तो ये सेम डेरिवेशंस इस पे भी अप्लाई होगा। कहने का ये मतलब है कि यू कैन फाइनली डिराइव कि बोथ ब्लॉक्स आर डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर ओन इक्विलिब्रियम, ठीक है। O1 के अबाउट, जैसे ये O1 है तो क्या होगा, ये ब्लॉक यहां से रिलीज हुआ, मतलब मैं इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करूं तो ये यहां से रिलीज हुआ तो ये यहां भागेगा, फिर उसके बाद देखो ये मैक्सिमम जो इसका कंप्रेशन था इस पॉइंट पे था तो ये रहा, तो इसके अबाउट ये M1 ब्लॉक ऑक्सिलेट करेगा। सिमिलरली आप देखो तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने इसको एलोंगेट किया है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया मतलब, और ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम और ये मैक्सिमम, तो इसके अबाउट ये ब्लॉक ऑक्सिलेट करेगा। तो व्हाट वी हैव डिराइव इज दैट बोथ ब्लॉक आर डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस about their own equilibrium point O1 and O2 and what is their time period and frequency। तो मैंने एक का निकाला in the same way, जब मैंने यहां से F1 की वैल्यू निकाली तो we can also write F2 is equal to minus of K times of L node, क्योंकि स्प्रिंग अपने दोनों एंड पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ F1 या F2 they are not different, they are the same, minus K times of
the elongations in the spring. So we will get the same result of omega. ठीक है, we will get the same result of acceleration. तो both block will be having the same acceleration. ठीक है, और सेम टाइम पीरियड एंड सेम फ्रीक्वेंसी. आप एनालिटिकली भी इस चीज को तय कर सकते थे कि क्या दोनों ब्लॉक जब ऑक्सीलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशंस को फॉलो करते हुए, तो क्या दोनों का जो ओमेगा है या क्या वो सेम होगा, टाइम पीरियड सेम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो तो यहाँ क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहना है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस लग नहीं रहे हैं. तो यहाँ देखो कि जब मैंने इसको छोड़ा तो इनिशियली मोमेंटम क्या था सिस्टम का, 0 था. तो जब इनिशियल मोमेंटम 0 था, ठीक है, अब जब ब्लॉक जब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आएंगे, O1 या O2 स्टेट में आएंगे, तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो अवस्था होती है जिसमें कि कोई फोर्सेस नहीं लग रहे होते, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मास विल बी 0. तो वो कब होगा, जब जब M1 ब्लॉक पे जब फोर्सेस 0 होगा, उसी मोमेंट पे M2 पे भी 0 होगा, क्योंकि स्प्रिंग जब तक रिलैक्स स्टेट में नहीं आएगा तब तक एक इन पे तो फोर्सेस वो 0 अप्लाई करना स्टार्ट नहीं कर देगा. अगर स्प्रिंग को मतलब अगर स्प्रिंग का फोर्स 0 होना है, रिस्टोरिंग फोर्सेस को 0 होना है, देन स्प्रिंग हैज टू कम्स इन द रिलैक्स्ड स्टेट. और रिलैक्स स्टेट में आएगा तो दोनों एंड पे साइमल्टेनियसली एक ही समय पे दोनों एंड पे वो फोर्सेस अप्लाई करना बंद करेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही टाइम पे ब्लॉक क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम अवस्था में आएगा. एक ही टाइम पे ब्लॉक क्या होगा, तो कंप्रेस्ड मैक्सिमम कंप्रेशन के स्टेट में आएगा. फिर एक ही टाइम पे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आएगा. तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों का टाइम पीरियड, दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या होगा, सेम होगा. सो वी हैव डिराइव्ड दिस रिजल्ट. अब एक चीज आ जाता है, आप देखेंगे रिड्यूस्ड मास के कंसेप्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि आपने क्या देखा कि जब आपका ब्लॉक, जैसे मैं इसको ऐसे बताना चाहूंगा कि जब आप स्प्रिंग को यू कनेक्ट करते थे, ठीक है, ऐसे ये ब्लॉक था, इस ब्लॉक का मास m1 था और ये एक स्प्रिंग के सहारे ऐसे अटैच था. एंड व्हेन यू डिस्टर्ब दिस सिस्टम, ठीक है, तो क्या था इसका टाइम पीरियड या ओमेगा, t बराबर 2 पाई रूट अंडर m बाई k हुआ करता था. ठीक है, लेकिन टू बॉडी एक्सीलरेशंस में जो मास टाइम पीरियड जब आपने निकाला तो क्या आ गया, t बराबर 2 पाई रूट अंडर म्यू बाई के. मतलब ये मास m जो है वो रिप्लेस हो गया है म्यू से. कहीं ना कहीं ये जो म्यू है, अगर इसको देखो तो मैं इसको रिड्यूस्ड मास बोलूं तो शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो दिस पैरामीटर विल बी स्मॉलर देन m2 विल बी स्मॉलर देन m1. दोनों मासेस m1 या m2 से ये पैरामीटर स्मॉलर होगा. वो कैसे होगा, अब ऊपर नीचे m1 से डिवाइड करें, फिर ऊपर नीचे m2 से डिवाइड करें, एंड दोनों केसेस में आप ये देखेंगे कि जो नीचे का पैरामीटर्स है वो 1 से बड़ा आता है. एंड व्हेन यू डिवाइड इट तो ये क्या कहलाता है कि ये रिड्यूस मास कहलाता है, क्योंकि आपका सिस्टम का मास तो m1 m2 था, लेकिन जब आपने इसको टाइम पीरियड निकाला तो इट विल बी, या ओमेगा निकाला तो इस फॉर्म में आया, म्यू के फॉर्म में आया, एंड म्यू इज लेसर देन m1 एंड m2 एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड मास. ठीक है, नाउ वी हैव वन इश्यूज लेफ्ट हियर इज एम्पलीट्यूड कैलकुलेशंस एंड मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेशंस. दोनों को हम लोग एकदम इमीडिएटली एक ही चीज में निपटा लेते हैं. देखिए, जो आपको एम्पलीट्यूड निकालने की बात है, समझते हैं उसको जरा सा. एम्पलीट्यूड निकालने की बात है तो मैंने एक रिजल्ट निकाला इन दोनों सिस्टम का मासेस का कि m1 इंटू x1 इज इक्वल टू m2 इंटू x2. इससे साफ जाहिर है कि अगर एम्पलीट्यूड, अगर ये मैं t टाइम पे एज्यूम करता मोशन को तो मैं एम्पलीट्यूड अलग से एज्यूम कर लेता, लेकिन मैं इसको मैक्सिमम कंप्रेशन पे ही एज्यूम कर रहा था. तो मैं लिख सकता हूं कि m1, अगर ये जो एम्पलीट्यूड है, इधर का एम्पलीट्यूड मान लो a1 है और इधर का एम्पलीट्यूड मान लो a2 है, तो कहीं ना कहीं ये m1 इंटू a1 इज इक्वल टू m2 इंटू a2 लिख सकता हूं. तो आप ये देख सकते हैं क्या चीज कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू m2 बाई m1. तो कहीं ना कहीं जो एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशंस हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ब्लॉक. ये चीजें यहाँ क्लियर हो जाती है. तो कभी कभार क्या होगा कि प्रॉब्लम आपको देगा, उसमें मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशंस की जिक्र कर दी जाएगी. ठीक है, तो आप इन चीजों से
इसको निकाल सकते हो, क्योंकि जब मैक्सिमम कंप्रेशन या का जिक्र कर दिया, मतलब A1 प्लस A2 की जिक्र उसने कर दी, और साथ में ये इक्वेशंस आपके पास है, तो यू कैन कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशंस। ठीक है, तो मेरा अब बात ये रहा कि हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड कब आता है? आपको पता है, आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन जब डिराइव किया था तो निकाला था v इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट वाज द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एग्जिबिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आपको पता है कि ये मैक्सिमम कब होगा? जब x की वैल्यू 0 होगी। x मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि जब v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू a एंड दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। ये कब हो रहा है? जब x इक्वल टू 0 है। और ये कब पॉसिबल है? जब पार्टिकल क्या है? पार्टिकल अपने मीन पोजीशंस पे है। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में पार्टिकल है, पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे है, तभी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो अगर किसी ने मैक्सिमम स्पीड आपसे पूछ दिया तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो? ओमेगा इनटू a। अब आपने ओमेगा की वैल्यू भाई डिराइव कर रखी है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर k बाई म्यू, दिस इज ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू k बाई म्यू। तो अब a, ठीक है, अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपने निकाला है कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू एल नोड। ठीक है, क्योंकि क्यों होगा एल नोड? एल नोड इज द मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन एज पर द क्वेश्चन। तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू एल नोड। ठीक है, ये आपको पता है। अब यहां से देखो एक चीज कि एक इक्वेशन था आपके पास m1 इंटू a1 इज इक्वल टू m2 इंटू a2। तो यहां आप देख सकते हो क्या चीज कि यहां से जब आप निकालोगे किसकी वैल्यू, सपोज करो मैं निकालता हूं a2 की वैल्यू, तो a2 की वैल्यू आ गई m1 इंटू a1 बाई m2। और ये जब a2 की वैल्यू इसमें डालोगे तो कहीं ना कहीं तुम निकाल पाओगे कि a1 यहां से 1 प्लस m1 बाई m2 इज इक्वल टू एल नॉट, मतलब कंप्रेशन या एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। सो a1 इज इक्वल टू व्हाट, तो तुम इसको लिख सकते हो क्या चीज कि एल नॉट इंटू m2 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया a1। उसी तरह से a2 जब निकालोगे तो आप निकाल सकते हो सिमेट्री से ही कि एल नॉट इंटू m1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आ गया a1 और a2 की वैल्यू। तो इसी से आप निकाल सकते हो, जब a1 की वैल्यू इसमें डालोगे और ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है तुमने। ठीक है, तो जो ओमेगा और a1 की वैल्यू डालोगे तो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। और आपको ये पता है कि चूंकि दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम की अवस्था में सेम मोमेंट ऑफ टाइम पे आ रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक के पास मैक्सिमम वेलोसिटी सेम मोमेंट ऑफ टाइम पे होगी। अब आपसे ये पूछा गया कि मान लो एल नोड से मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया and when we released it, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपने एल नोड से इसको स्ट्रेच किया स्प्रिंग को या ब्लॉक को जब डिस्प्लेस किया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे A1 या A2 एम्पलीट्यूड पे, तो क्या हुआ कि अपने इसको रेस्ट से छोड़ा, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या हुई? जो भी टोटल एनर्जी क्या थी स्प्रिंग के पास, पोटेंशियल एनर्जी थी इनिशियल मोमेंट पे, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। और जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशंस में आएगा उस समय भी ब्लॉक रेस्ट में होगा, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? केवल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के फॉर्मेट में होगी। तो अल्टीमेटली एनर्जी का कंजर्वेशन होना है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस लग नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितना अमाउंट आपने स्प्रिंग को यहाँ स्ट्रेच किया है बाय डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक, द सेम अमाउंट ऑफ कंप्रेशन होगा। ठीक है, उसी मोमेंट पे जब वो रेस्ट में आएगा ब्लॉक, तो उतना ही कंप्रेशन होगा जो है सो। अब एक लास्ट था इक्वेशन ऑफ मोशन की बात। ठीक है, इसको भी एक डिस्कस किया जा सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे समझते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन में फेज का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे। फेज का रोल इसलिए होता है कि जैसे सपोज करो मैं ये बताता हूं आपको कि ये ब्लॉक जो है ये यहां से रिलीज किया गया और ये यहां से रिलीज किया गया। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस में मैंने पढ़ाया है आपको कि जब कोई पार्टिकल अपने लेफ्ट एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करती है, लेफ्ट एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करती है, तो इनिशियल फेज जो फाई हो जाता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 270 डिग्री। इसको आप लोग जो है एसएचएम के सर्कुलर मोशन के इक्विवेलेंट से समझ सकते हो कि जब मोशन कैसे
कि आपको पता है कि जब आप सर्कुलर मोशंस के इक्विवेलेंट से जब मोशंस को आप एक्चुअली मैं इसके लिए एक अलग वीडियो लेक्चर बना दे रहा हूं कि जिसमें कि आपको ये फेज एंगल और चीज का कंसेप्ट क्लियर हो कि व्हेन द मोशन m1 जो है, m1 स्टार्टिंग मोशन फ्रॉम स्टार्टिंग मोशन फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है। m1 लेफ्ट एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल फेज एंगल फाई हो गया। तो जो हम लिखेंगे x बराबर क्या चीज, साइन या a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहां से आ जाएगा a1 और यहाँ पे साइन और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 270 डिग्री एंड दिस विल बी माइनस a1 cos ऑफ ओमेगा टी। सो इस वाले ब्लॉक m1 का जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होगा वो आप लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू दिस। किसका? तो इस वाले ब्लॉक का। और ये वाला ब्लॉक जो है वो अपना इमोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये पॉइंट O2 है, तो ये इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है मोशन, ठीक है। कहां से? इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब फेज एंगल फाई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो x2 बराबर आप लिख सकते हो a2 cos ऑफ ओमेगा। लेकिन ये जो इक्वेशंस आपने लिखे हैं ये इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बैठ के लिखा है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बैठ के लिखा है। अगर एक सिंगल पॉइंट आपको दे दिया जाता, मतलब आपको ये कह दिया जाता कि आप इस पॉइंट से दोनों के इक्वेशन ऑफ मोशंस को लिखो, तो चलो एक का तो आप लिख दोगे क्योंकि आप वहीं पे बैठे हो, ठीक है। लेकिन दूसरे का जब आप लिखोगे तो यू विल नॉट राइट दिस, यू हैव टू ऐड दिस ऑल्सो इन योर इक्वेशन, क्योंकि इतना डिस्टेंस अबे हो तुम उस पॉइंट से। उस केसेस में तुम क्या लिखोगे, L प्लस a2 cos ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही सिंपल है और एग्जाम्स में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म्स में जेईई और नीट में इतने पूछे जाते हैं कि मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन यू विल फेस द रिपरकशन। तो आपको क्या करना है कि चीजों को पहले समझना है, ठीक है। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछें कि सर ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ताकि मैं इसको फिर से आपको समझा पाऊं। एंड फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।